नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक नए वीडियो में। साथियों, आरपीएससी वरिष्ठ अध्यापक सामाजिक अध्ययन का बैच अपन ने शुरू किया था। उसी क्रम में साथियों आज ये अपना 5वां वीडियो नोट है। लोक प्रशासन के जो विकास का विभिन्न चरण हैं उनके बारे में साथियों आज अपन देखेंगे। इससे पहले अपन ने लोक प्रशासन के अर्थ परिभाषा, विषय क्षेत्र, प्रमुख दृष्टिकोण के बारे में अपन देख लिए हैं। 4 क्लासें अपनी पहले आ चुकी है और आज ये अपनी 5वीं क्लास है। तो साथियों शुरुआत करते हैं। लोक प्रशासन के जो विभिन्न चरण हैं उनसे संबंधित एक शानदार ट्रिक से अपन शुरुआत करते हैं। ट्रिक है, विभाजन से प्रशासन को चुनौती का संकट है, इसलिए लोक नीति में नई पहल की जरूरत है। तो साथियों विभाजन से इसका मतलब यहाँ पे राजनीति व प्रशासन का द्विविभाजन, ये पहला चरण था विभाजन। उसके बाद प्रशासन। तो साथियों प्रशासन के जो प्रमुख सिद्धांत हैं उनकी बात यहाँ पर आती है, यानी जो प्रशासन के प्रमुख सिद्धांतों का चरण। चुनौती, तो साथियों सिद्धांतों को चुनौती का जो चरण है वो तीसरा चरण है। संकट, तो साथियों जो चौथा है वो इसमें पहचान का संकट है। और लोक नीति की अपन बात करें तो लोक नीति परिप्रेक्ष्य से यहाँ का 5वां चरण है। नई पहल की बात करें तो साथियों छठे चरण के अंदर नवीन तत्वों का यहाँ पे समावेश देखने को मिलता है। तो साथियों सीधी सी अच्छी सी ट्रिक है कि विभाजन से प्रशासन को चुनौती का संकट है, इसलिए लोक नीति में नई पहल की जरूरत है। साथियों इन सिद्धांतों से प्रश्न निश्चित रूप से बनता है। तो साथियों शुरुआत करते हैं। पहला जो चरण है वह है राजनीति व प्रशासन का विभाजन। राजनीति व प्रशासन के विभाजन की बात करें तो साथियों राजनीति और प्रशासन के विभाजन का जो चरण है इसका समय था 1887 से 1926। अब इसमें क्या होता है, एक विषय के रूप में जो लोक प्रशासन थी इसका जन्म साथियों संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। जनक की बात करें तो लोक प्रशासन का जनक वुड्रो विल्सन को माना जाता है। जब 1887 में उनका लेख द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, राजनीति विज्ञान की एक त्रैमासिक पत्रिका थी, उसके अंदर छपा, तब से लोक प्रशासन अध्ययन की व्यवस्थित शुरुआत मानी जाती है। तो साथियों इसकी शुरुआत समझे तो अमेरिका से इसकी शुरुआत हुई। जनक की बात करें तो वुड्रो विल्सन को इसका जनक मानते हैं और 1887 में उनका एक लेख आया द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और राजनीति विज्ञान की त्रैमासिक पत्रिका में ये छपा था। तभी से साथियों लोक प्रशासन के अध्ययन की एक व्यवस्थित शुरुआत मानी जाती है। यहाँ पर वुड्रो विल्सन ने एक तर्क दिया। क्या तर्क दिया था कि राजनीति का सरोकार जहाँ नीति निर्माण से होता है वही प्रशासन का सरोकार इन नीति निर्णयों को लागू करने से होता है। यानी वुड्रो विल्सन ने बहुत ही शानदार यहाँ पे तर्क दिया कि एक तरफ जो राजनीति है उसका सरोकार नीति निर्माण से होता है, तो प्रशासन का सरोकार इन नीति निर्णयों को लागू करने से होता है। तो यहाँ पर साथियों जो वुड्रो विल्सन थे वो प्रशासन को विज्ञान मानते थे। साथ ही विल्सन ने कहा है कि एक संविधान की रचना करना सरल है, एक संविधान की रचना करना सरल है जबकि उसे चलाना बड़ा कठिन है। तो साथियों ये वुड्रो विल्सन की एक परिभाषा थी। उसके बाद में जो इस काल के इस चरण के जो प्रमुख दूसरे विचारक आते हैं वो आते हैं फ्रैंक जे गुडनाउ, कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्राध्यापक थे और 1900 में अपनी पुस्तक आई इनकी पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। कौन सी पुस्तक आई? पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें साथियों इसने क्या किया, फ्रैंक जे गुडनाउ ने वुड्रो विल्सन ने जो अपने विचार रखे थे उन विचारों को साथियों इन्होंने यहाँ पे क्या किया, समर्थन दे दिया कि हाँ वुड्रो विल्सन ने जो बातें कही है लोक प्रशासन के विषय में वो सत्य हैं। और साथ इन्होंने कहा कि राजनीति के द्वारा राज्य की इच्छाओं की अभिव्यक्ति होती है, वही प्रशासन के द्वारा क्या होता है, इन्हें मूर्त रूप प्रदान किया जाता है। इसलिए साथियों अमेरिकी लोक प्रशासन का पिता गुडनाउ को कहा जाता है। यहाँ तक अच्छे से साथियों समझ में आ गया आपके। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में साथियों 1926 के अंदर एल.डी. वाइट द्वारा एक पुस्तक लिखी गई, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो साथियों ये जो पुस्तक थी इसे लोक प्रशासन की प्रथम पुस्तक माना जाता है। साथ ही जो एल.डी. वाइट थे
उन्होंने लोक प्रशासन को एक प्रशासनिक विषय के रूप में अकादमिक मान्यता दिलाई थी। अब प्रथम चरण की साथियों जो राजनीति प्रशासन के द्विभाजन का जो चरण है 1887 से 1926 तक, तो इसमें क्या हुआ, इसकी दो प्रमुख विशेषताएं देखने को मिलती है। एक तो लोक प्रशासन विषय का यहाँ पे जन्म होता है और राजनीति व प्रशासन में विभाजन यहाँ पे हो जाता है। आगे बढ़ते साथियों, विकास का जो दूसरा चरण था वो था प्रशासन के सिद्धांतों का चरण। इसका समय की बात करें तो 1927 से 1937 तक इसका समय माना जाता है। इस चरण के जो प्रशासनिक चिंतक थे उनका मानना था कि लोक प्रशासन के सिद्धांत होते हैं जिनका प्रयोग कर लोक प्रशासन को प्रभावी बनाया जा सकता है। ये क्या मानते थे कि जो लोक प्रशासन के सिद्धांत है भैया, इनका प्रयोग करके आप लोक प्रशासन को प्रभावी बना सकते हो। इसलिए जो सिद्धांतों का चरण था इसे लोक प्रशासन के सिद्धांतों का स्वर्ण युग भी माना जाता है। तो प्रश्न बन सकता है कि लोक प्रशासन के विकास के किस चरण को स्वर्ण युग मानते हैं, तो प्रशासन के सिद्धांतों का चरण जो 1927 से 1937 तक चला था। सन 1927 में क्या होता है, विलोबी की एक पुस्तक आती है लोक प्रशासन के सिद्धांत, ये प्रकाशित हुई, जिसमें विलोबी ने कहा कि लोक प्रशासन में अनेक सिद्धांत हैं और इन सिद्धांतों को क्रियान्वित करके लोक प्रशासन में सुधार किया जा सकता है। यानी विलोबी महोदय ने पुस्तक लिखी लोक प्रशासन के सिद्धांत और कहा कि लोक प्रशासन में अनेक सिद्धांत हैं और इन सिद्धांतों को क्रियान्वित करके आप लोक प्रशासन में सुधार कर सकते हो। इसके बाद में F.W. टेलर आते हैं और इनकी जो पुस्तक थी प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, इसमें इन्होंने क्या किया, संगठन के सिद्धांतों की व्याख्या की। ये भी दूसरे चरण से संबंधित है। उसके बाद में 1929 में मैरी पार्कर फोलेट आते हैं और इन्होंने क्रिएटिव एक्सपीरियंस इनकी किताब लिखी और जिसमें प्रशासन में जो विभिन्न संघर्ष होते हैं उनके बारे में विस्तार से लिखा। 1929 में ही हेनरी फ्योल आते हैं और इन्होंने अपनी पुस्तक जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में प्रशासन के 14 सिद्धांत बताए। कई बार साथियों प्रश्न बन गया कि हेनरी फ्योल ने प्रशासन के कितने सिद्धांत बताए, तो साथियों 14 सिद्धांत बताए थे और जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट इनकी मुख्य पुस्तक है। 14 सिद्धांतों की साथियों अगर अपन बात करें तो इनमें कार्य विभाजन का सिद्धांत, अधिकार व उत्तरदायित्व का सिद्धांत, अनुशासन का सिद्धांत, आदेश की एकता का सिद्धांत, निर्देश की एकता का सिद्धांत, व्यक्तिगत हित की तुलना में सामान्य हित को महत्व देने का सिद्धांत, पारिश्रमिक का सिद्धांत, केंद्रीकरण का सिद्धांत, स्केलर का सिद्धांत, व्यवस्था सिद्धांत, समता सिद्धांत, कार्मिकों के कार्यकाल का स्थायित्व का सिद्धांत और पहल संबंधी सिद्धांत, और अंत में आता है साथियों सहयोगी भावना का सिद्धांत। तो साथियों हेनरी फ्योल ने कोई भी संगठन चलाने के लिए ये 14 सिद्धांत बताए थे। इनके बारे में जब हम प्रशासन के सिद्धांत पढ़ेंगे उनमें विस्तार से अपन इसके बारे में देखेंगे। तो साथियों इसमें यही ध्यान रखना है कि हेनरी फ्योल ने प्रशासन के कितने सिद्धांत बताए, तो 14 सिद्धांत बताए। साथ ही जो हेनरी फ्योल थे इन्होंने प्रबंधन की गतिविधियों के लिए साथियों एक दृष्टिकोण दिया, पोकोक दृष्टिकोण। पोकोक के अंदर साथियों इन्होंने कुल 5 शब्द बताए, जिसमें पहला था प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल। साथियों कई बार इनका कर्म पूछा जा सकता है, इनमें से कौन सा है या नहीं है, इसका अर्थ भी साथियों कई बार पूछा जाता है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। P यानी प्लानिंग, O यानी ऑर्गेनाइजेशन, CO यानी कमांडिंग और नहीं C यानी कमांडिंग, CO यानी कोऑर्डिनेटिंग और C यानी कंट्रोल। तो साथियों मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं साथियों। 1929 में क्या होता है, मोने व रेले की एक पुस्तक आती है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें लोक प्रशासन के 4 सिद्धांत मोने वो और रेले के द्वारा दिए जाते हैं। समन्वय का सिद्धांत, स्केलर प्रक्रिया, कार्यात्मक विभेदीकरण, लाइन और स्टाफ। साथियों जो जितने भी समूह में जो भी लाइनें आती हैं, जितने भी विशेषताएं या प्रकार आते हैं साथियों उनको जरूर ध्यान रखना है।
एसएस में, क्योंकि कई बार है या नहीं है का प्रश्न बनने का अधिकतर चांस यहाँ पे रहता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, जो 1937 में लूथर गुलिक और उर्विक दोनों ने मिलकर पेपर्स ऑन द साइंस एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक का प्रकाशन किया, जिसमें लूथर गुलिक ने संगठन निर्माण के 4 आधार बताए, जिन्हें साथियों 4P कहा जाता है। कई बार 4P से समझ प्रश्न बनता है कि इनमें से 4P की अवधारणा किसने दी है, तो साथियों लूथर गुलिक के द्वारा 4P की यहाँ पे अवधारणा दी गई है। और पेपर्स ऑन द साइंस एडमिनिस्ट्रेशन लूथर गुलिक और उर्विक दोनों ने मिलकर इस पुस्तक का प्रकाशन किया था। 4P से अगर अपन समझे साथियों तो यहाँ पे पर्पस, प्रोसेस, पर्सन और प्लेस, इन चारों P का यहाँ पे अर्थ है। आगे बढ़ते हैं साथियों, साथ ही प्रशासनिक कार्यों की व्याख्या के लिए लूथर गुलिक द्वारा पोस्ट कोर दृष्टिकोण दिया गया, जिसके बारे में आगे अपन विस्तार से देखेंगे। लूथर गुलिक ने संगठन के 10 सिद्धांत बताए, उसके अलावा उर्विक ने संगठन के 8 सिद्धांत बताए, जबकि हेनरी फ्योल ने 14 बताए थे, लूथर गुलिक ने 10 बता दिए, उर्विक ने यहाँ पे 8 सिद्धांत बता दिए। अब साथियों सेकंड चरण जो लोक प्रशासन के जो सिद्धांतों का चरण था, इसकी क्या विशेषता रही, इस युग में क्या हुआ, प्रशासन के साथ लगा जो लोक शब्द है, विद्वानों द्वारा इस लोक शब्द को व्यर्थ बताया गया। क्यों बताया गया? क्योंकि प्रशासन में सिद्धांत होने के कारण ये वैज्ञानिक जो सिद्धांत है सब जगह लागू हो सकते हैं, चाहे वो लोक हो या निजी क्षेत्र हो। यानी कि ये जो लोक शब्द है इसे व्यर्थ ही बताया गया, क्योंकि प्रशासन में जो सिद्धांत है इस वजह से वैज्ञानिक सिद्धांत जिस तरह सभी जगह लागू हो सकते हैं, उसी प्रकार लोक प्रशासन में भी लागू हो सकते हैं, चाहे वो लोक हो या निजी हो। अगला जो चरण है साथियों, यह है चुनौतियों का काल। तो चुनौतियों के काल की अगर अपन बात करें तो साथियों द्वितीय चरण में जो यांत्रिक दृष्टिकोण दिया गया था लोक प्रशासन के सिद्धांतों का, उसके विरुद्ध जो प्रतिक्रिया हुई, उसके फलस्वरूप साथियों चुनौतियों का काल आया। इसका जो समय था 1938 से 1947 तक का इसका समय माना जाता है। क्या हुआ इसके अंदर? अब इस चरण के जो विद्वान थे उनका मानना था कि प्रशासन न केवल राजनीतिक नीति निर्णय को लागू ही करता है, बल्कि वह नीति निर्धारण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी जो प्रशासनिक चिंतक थे उन्होंने कह दिया कि भाई प्रशासन न केवल राजनीतिक निर्णय को लागू ही करता है, बल्कि वह नीति निर्धारण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अतः राजनीति व प्रशासन दोनों के विभाजन को क्या कर दिया गया, यहाँ पे खारिज कर दिया गया। साइमन ने जो लोक प्रशासन के सिद्धांत थे इनको कहावते कह दिया कि ये तो सिर्फ एक कहावते। कई बार साथियों यहाँ से भी प्रश्न बन गया कि किसके द्वारा लोक प्रशासन के सिद्धांतों को कहावते कहा गया, तो साथियों साइमन के द्वारा। उसके बाद में एल्टन मेयो आते हैं और अपने हार्तोन प्रयोग द्वारा संगठन प्रभावित निर्धारण में जो अनौपचारिक संगठन थे उनके महत्व को उन्होंने बताया, जिससे लोक प्रशासन में मानव संबंध दृष्टिकोण का यहाँ पे विकास होता है। और अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान यहाँ पे एल्टन मेयो के हार्तोन प्रयोगों को यहाँ पे माना जाता है। उसके बाद में इस चरण में 1938 में चेस्टर आई बनार्ड की पुस्तक आती है, द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव। इसका प्रकाशन होता है, जिसमें प्रशासनिक सिद्धांत की अवहेलना की व संगठन को सामाजिक व्यवस्था बताया गया इनके द्वारा। इसके बाद 1945 में हर्बर्ट साइमन की पुस्तक आती है, एडमिनिस्ट्रेशन बिहेवियर, ये प्रकाशित होती है, जिसमें हर्बर्ट साइमन महोदय कहते हैं कि सिद्धांत नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, कि सिद्धांत नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, तथा प्रशासन एक भी सिद्धांत का उल्लेख इन्होंने नहीं किया। यानी प्रशासन के एक भी सिद्धांत का इन्होंने उल्लेख नहीं किया और सीधे सीधे मना कर दिया कि भाई प्रशासन नाम की तो कोई चीज़ होती ही नहीं है। कौन सी पुस्तक में? एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर पुस्तक के अंदर 1945 में। आगे जो हर्बर्ट साइमन है, इनकी जो पुस्तक थी दी प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में सिद्धांतों को इन्होंने भी क्या बता दिया साथियों? कहावते मात्र बता दिया। दी प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक में इन्होंने सिद्धांतों को कहावते मात्र बताया। रॉबर्ट डल ने अपने लेख दी साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम में
कहा कि प्रशासन विज्ञान नहीं है। इस विषय की प्रकृति विज्ञान होने में 3 बाधाओं का इन्होंने उल्लेख किया है। तो साथियों यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि किसने लोक प्रशासन के विज्ञान बनने में 3 बाधाओं का उल्लेख किया है। तो साथियों कौन थे? रॉबर्ट डहल। और इनकी किताब का नाम क्या है? द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम। इस पुस्तक को भी साथियों कई बार पूछ लिया जाता है, तो 3 प्रॉब्लम से आप इसको याद रख सकते हो। तो क्या कहते हैं कि इस विषय की प्रकृति विज्ञान होने में 3 प्रमुख बाधाएं हैं। कौन कौन सी बाधाएं हैं? पहली बाधा ये बताते हैं कि विज्ञान मूल्य शून्य होता है जबकि प्रशासन मूल्य बहुलता युक्त है। पहली विशेषता ये बताते हैं, बाधा बताते हैं। दूसरी बाधा है कि मनुष्य के व्यक्तित्व अलग अलग होते हैं जिससे प्रशासन के कार्य में क्या आती है? भिन्नता आ जाती है। और तीसरा यहाँ पे ये बताते हैं कि सीमित राष्ट्रीय एवं ऐतिहासिक संदर्भों के आधार पर सार्वभौमिक सिद्धांतों का निर्माण करना यहाँ पे इसकी बाधा इसको ये बताते हैं। तो साथियों यहाँ पे ध्यान रखना है, रॉबर्ट डहल की 3 बाधाएं मुख्य रूप से ये बताते हैं। साथ ही रॉबर्ट डहल यहाँ पर एक शानदार परिभाषा देते हैं, कई बार इसे पूछ लिया जाता है कि लोक प्रशासन का अध्ययन जब तक तुलनात्मक नहीं हो जाता, लोक प्रशासन का अध्ययन जब तक तुलनात्मक नहीं हो जाता तब तक इसके विज्ञान होने का दावा कैसा है साथियों? खोखला है। तो ये बहुत ही मौज परिभाषा है, इसको आपको याद रखना है। अगला जो चरण था साथियों ये आया पहचान की संकट का काल, यानी कि 1948 के बाद का जो समय था ये पहचान की संकट का काल यहाँ पे देखने को मिलता है। 1945 से 1970 तक का समय ये यहाँ पे पहचान की संकट का काल है। 1945 से 1970 तक का समय देखते हैं साथियों। इसमें क्या होता है कि साइमन की यहाँ पे जो आलोचना थी, रॉबर्ट डहल के विभाजन न होने के जो दावे थे, एल्टन मेयो के जो हार्थोन प्रयोग थे जिसमें मानव संबंध सिद्धांतों द्वारा लोक प्रशासन विषय के अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न हो गया था, इस काल को साथियों पहचान के संकट के काल के रूप में जाना जाता है। यानी कि जो चौथा चरण है 1949 से 70 तक का जो समय है, इसमें क्या होता है, एक तरफ तो साइमन की आलोचना जो इनको कहावतें कहते हैं, रॉबर्ट डहल विज्ञान न होने के दावे करते हैं, एल्टन मेयो हार्थोन प्रयोग में मानव संबंध और अनौपचारिक संगठन सिद्धांतों के बारे में बात करते हैं। तो साथियों लोक प्रशासन विषय के अस्तित्व पर यहाँ पे क्या हो जाता है? खतरा उत्पन्न हो जाता है। इसलिए साथियों इस चरण को कहते हैं पहचान के संकट का काल। बदलाव की पर बात करें तो साथियों यहाँ पर इस चरण में प्रमुख बदलाव की बात करें तो आर्गरिस और मैकग्रेगर, फ्रांसिस लिकर्ट, वारेन बेनिस द्वारा मानव संबंध दृष्टिकोण का प्रारंभ किया गया। तो साथियों यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि निम्न विचारकों में से कौन से मानव संबंध दृष्टिकोण से संबंधित है या नहीं है? तो कौन कौन से हैं? आर्गरिस, मैकग्रेगर, फ्रांसिस लिकर्ट, वारेन बेनिस इत्यादि। आगे बढ़ते हैं साथियों। इस चरण में क्या होता है कि तुलनात्मक लोक प्रशासन का यहाँ पे उदय हो जाता है और लोक प्रशासन अनेक विषयों के साथ लोक प्रशासन का अध्ययन प्रारंभ होता है। सर्वप्रथम तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन का अगर प्रारंभ की बात करें तो अमेरिका के अंदर कैलिफोर्निया के अंदर इसे शुरू किया गया, विश्वविद्यालय में इसको शुरू किया गया। तुलनात्मक लोक प्रशासन को विकसित करने का जो श्रेय है साथियों ये ड्वाइट वाल्डो को जाता है। तो तुलनात्मक लोक प्रशासन का पिता इनको अपन कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है 1963 में अमेरिकन सोसाइटी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप की स्थापना होती है। अमेरिकन सोसाइटी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो संगठन है उसके द्वारा 1963 में एक संगठन बनता है, कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप की यहाँ पे स्थापना की जाती है। यहाँ पर साथियों जो रॉबर्ट डहल है वो क्या कहते हैं कि जब तक लोक प्रशासन का अध्ययन तुलनात्मक नहीं होता तब तक इसका जो विज्ञान है उसके होने का दावा कैसा है? खोखला है। इसके बाद यहाँ पर एडवर्ड विडनर, FW रेक्स, वाइडनर ये सब क्या करते हैं यहाँ पे विकास प्रशासन की संकल्पना को प्रतिपादित करते हैं इसी चरण में। आगे बढ़ते हैं
विकास प्रशासन शब्द के प्रयोग की अगर अपन बात करें तो साथियों विकास प्रशासन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो भारतीय प्रशासक थे यूएल गोस्वामी ने अपने लिए द स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया में किया। तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है। आगे बढ़ते हैं। विकास प्रशासन के प्रतिपादक की बात करें तो साथ इसके प्रतिपादक जॉर्ज ग्रांट थे और इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक थी वो थी विकास प्रशासन अवधारणा, लक्ष्य और पद्धति, इनकी पुस्तक है। F.W. रिग्स द्वारा प्रशासनिक विकास की अवधारणा तथा लोक प्रशासन के अध्ययन के लिए परिवेशीय उपागम को महत्व दिया। तो यहाँ पर जो ये दोनों प्रशासनिक चिंतक थे F.W. रिग्स, तो यहाँ पर क्या करते हैं, परिवेशीय उपागम को यहाँ पे ये महत्व देते हैं। 1968 में प्रथम मीनो बुकर सम्मेलन हुआ। बाद में इसके बाद में नवीन लोक प्रशासन का यहाँ पे उदय देखने को मिलता है। और यहाँ पर मार्च और साइमन है, इसकी पुस्तक कई बार पूछ ली जाती है, तो इनकी पुस्तक है ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ पर मार्च की पुस्तक की बात करते हैं हैंडबुक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। है साथियों पांचवा, वह है लोक नीति का परिप्रेक्ष्य। ये चला था 1971 से 1990 तक। इस चरण में क्या होता है, लोक प्रशासन में एक अंतर विषयक दृष्टिकोण सामने आया जिसका मुख्य उद्देश्य होता है लोक नीति के विश्लेषण का सरोकार करना था, जिसमें अनेक जो विषय के विद्वान थे वो लोक प्रशासन में आकर उसका अध्ययन करने लगे। जिसमें अगर अपन मुख्य रूप से देखें तो राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, प्रबंध शास्त्र के साथ लोक प्रशासन के गहरे संबंध स्थापित हुए। प्रशासन और राजनीति विभाजन को समाप्त करने में निकटता स्थापित की, जिससे लोक प्रशासन ने क्या प्राप्त की, सामाजिक प्रासंगिकता प्राप्त की। तो साथियों यहाँ पर जो पांचवा चरण आता है, धीरे धीरे लोक प्रशासन के साथ दूसरे विषयों का अध्ययन होता है, जिनमें राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, प्रबंध शास्त्र। इससे क्या होता है, लोक प्रशासन ने सामाजिक प्रासंगिकता प्राप्त कर ली। आगे जो ड्वाइट वाल्डो थे, उन्होंने यहाँ पर इनकी एक महत्वपूर्ण परिभाषा है, कई बार पूछ ली जाती है कि राजनीति और प्रशासन के बीच पृथक्करण एक घिसा पिटा मंच बन चुका है। यानी कि राजनीति और प्रशासन के बीच में जो पृथक्करण की बात करते हैं, ये क्या है, एक घिसा पिटा मंच है। ऐसा कौन मानते हैं, ड्वाइट वाल्डो। आगे बढ़ते हैं साथियों। 1991 से अब तक का जो समय था, इसे बोलते हैं नवीन तत्वों का समावेश। तो साथियों नवीन तत्वों के अंदर जो प्रमुख समावेश थे उसको अगर अपन देखें तो इस चरण में उदारीकरण, वैश्वीकरण के संदर्भ में लोक प्रशासन के अंतर्गत नव लोक प्रबंध अवधारणा का यहाँ पे विकास होता है। और ऐसा माना जाने लगा कि लोक प्रशासन को लोक प्रबंधन में बदल देना चाहिए। नवीन लोक प्रबंधन के प्रयोग की अपन बात करें तो सर्वप्रथम 1991 में इसका जो प्रयोग किया था वो किया था क्रिस्टोफर हुड के द्वारा। इस दृष्टिकोण के अंदर विकास में अगर अपन बात करें तो गेराल्ड केइन, पी हेगेट, सी पोलिट, आर रोड्स तथा एल टेरी ने महत्वपूर्ण योगदान। वीडियो नोट कैसा लगा साथियों, इसमें निश्चित रूप से आपके प्रश्न बनेगा। और बार बार साथियों वीडियो को आप देखें ज़्यादा से ज़्यादा, और बार बार आप इन्हें पढ़ें, देखें, आपको निश्चित रूप से साथियों सफलता मिलेगी। तो साथियों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, जय हिंद।